अमेरिकी विमान वाहक पोत किसी युग का पतन या किसी भी देश की शक्तिशाली नौसेना उस देश की राजनीतिक स्थिति निर्धारित करती है। कई शताब्दियों तक ग्रेट ब्रिटेन को सबसे शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति माना जाता था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वोच्चता का ताज अपने नाम कर लिया। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत देश की नौसेना की एक महत्वपूर्ण ताकत और राष्ट्रीय धरोहर व गौरव हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास 11 परिचालन विमान वाहक पोत हैं। इस वीडियो में हम अमेरिकी परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक बेड़े की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे और आज की हाइपरसोनिक दुनिया में इसके स्थान पर विचार करेंगे। तैरते हुए रनवे बनाने का विचार अमेरिकियों का है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बड़ी लड़ाइयां लगभग हमेशा उत्तरी अमेरिका के तटों से दूर होती हैं और अमेरिका हमेशा से किसी भी सैन्य संघर्ष को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा है। 1910 में पहली बार किसी जहाज से हवाई जहाज ने उड़ान भरी थी। यह एक हल्का अमेरिकी क्रूजर बर्मिंघम था जिस पर 25 गुना 7 मीटर का एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया गया था। 5 मिनट बाद विशेष फ्लोट्स से लैस यह विमान पानी पर सफलतापूर्वक उतर गया। अगले वर्ष एक अमेरिकी अधिकारी ने क्रूजर के कृत्रिम रूप से निर्मित बढ़े हुए डेक पर एक हवाई जहाज की सुरक्षित लैंडिंग कराई। 1915 में आगे अनुसंधान करते हुए जहाज से विमान के उड़ान भरने के लिए आवश्यक गुलेल विकसित की गई और तब से अमेरिका एक सदी से भी ज्यादा समय से इस आयुध क्षेत्र में निर्विवाद रूप से अग्रणी रहा है। इस शताब्दी के दौरान उनकी नौसेना ने 18 प्रकार के विमान वाहक पोतों को सेवा प्रदान की, जिनमें कोयला ढोने वाले जहाज से परिवर्तित CV-1 लैंगली से लेकर विशाल परमाणु विमान वाहक पोत CVN-78 गेराल्ड फोर्ड तक शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धियों का प्रतीक है। अपनी तकनीकी क्षमता और मारक क्षमता के लिए गेराल्ड फोर्ड को सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। यह दुनिया का पहला ऐसा जहाज है जो अपने पूरे संचालन काल यानी आधी सदी तक एक ही परमाणु ईंधन भंडार पर काम करेगा। इसे दोबारा लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह नमटी हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और UAV ले जा सकता है, जिनमें 5वीं पीढ़ी के F-35C लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। EMAL के 3 नवीनतम विद्युत चुंबकीय कैटापल्ट उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो विमानों को अधिक सुचारू त्वरण प्रदान करते हैं और स्टीम कैटापल्ट की तुलना में 1/4 बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं। यह विशाल मशीन 307 मीटर लंबी, 33 मीटर चौड़ी और 76 मीटर ऊंची है, जो न्यूयॉर्क स्थित सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट कैथेड्रल से 6 मीटर ऊंची है और इसका वजन लगभग 100,000 टन है और यह 30 नॉट या 24 मील प्रति घंटे की गति पकड़ सकती है। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि गेराल्ड फोर्ड के पास 2 अनोखे परमाणु रिएक्टर हैं, बेचेटेल A1B, जिनमें से प्रत्येक 700 मेगावाट या 952,000 हॉर्स पावर का है। यह कुल मिलाकर लगभग 2 मिलियन हॉर्स पावर है। इतनी बड़ी शक्ति की कीमत $13 अरब है। लेकिन विमान वाहक पोत स्वयं नहीं जाते, क्योंकि उनके पास कमजोर रक्षात्मक हथियार होते हैं और वे स्वतंत्र कार्रवाई के लिए अनुकूलित नहीं होते। इसलिए वे एक वाहक हमला समूह के हिस्से के रूप में युद्ध अभियानों में जाते हैं। इसमें एक विमान वाहक पोत, 1 से 4 निर्देशित मिसाइल क्रूजर, जिसे संक्षेप में URO कहा जाता है, 2 या 3 विध्वंसक या फ्रिगेट URO और 1 या 2 बहुउद्देशीय परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी आपूर्ति पोत शामिल होते हैं। इस प्रकार विमान वाहक पोत स्ट्राइक समूह में 6 से 10 युद्धपोत होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर कवर पोतों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। परमाणु ऊर्जा चालित विमान वाहक पोतों के आधार पर तेज परमाणु ऊर्जा चालित विमान वाहक पोत स्ट्राइक समूह भी बनाए जाते हैं, जिनमें एक विमान वाहक पोत, 2 परमाणु ऊर्जा चालित क्रूजर और एक परमाणु ऊर्जा चालित बहुउद्देशीय पनडुब्बी शामिल होती है। विमान वाहक पोत स्ट्राइक समूह के कर्मियों की कुल संख्या 9,000 तक पहुंचती है, जिनमें से 6,000 विमान वाहक पोत पर होते हैं। ऐसा समूह बिना किसी आपूर्ति के 14 दिनों तक लड़ सकता है और समुद्र में 575 मील की गहराई तक जहाजों और लगभग 1,000 मील दूर तटीय वस्तुओं पर हमला कर सकता है। एक विमान वाहक पोत की एक दिन में 7 से 800 मील की दूरी तक गति करने की क्षमता अपेक्षाकृत गोपनीयता प्रदान करती है और इसलिए कार्रवाई की अचानकता आपको निर्धारित क्षेत्र में जल्दी पहुंचने में सक्षम बनाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी प्रहारक शक्ति दुनिया के महासागरों के किसी भी कोने में अमेरिका का पूर्ण प्रभुत्व सुनिश्चित कर सकती है और इसके लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जा सकता। विश्लेषकों के अनुमान के अनुसार एक वाहक हमला समूह, जिसमें एक विमान वाहक पोत, 5 क्रूजर और विध्वंसक, एक बहुलक्ष्यीय परमाणु पनडुब्बी, लगभग 80 विमान और कम से कम 6,700 लोग शामिल हैं, के रखरखाव पर पेंटागन को बहुत भारी लगभग $6-5 मिलियन प्रतिदिन का खर्च आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे 10 समूह हैं, यानी कुल मिलाकर कम से कम $65 मिलियन प्रतिदिन का खर्च आता है। 2019 में अमेरिका में एक नए अस्पताल के निर्माण की औसत लागत $472 प्रति वर्ग फुट थी। इसलिए
10 विमान वाहक पोतों के लिए सिर्फ 9 दिनों के संचालन के लिए 12 लाख वर्ग फुट के अस्पताल की लागत लगभग $574 मिलियन होगी। हमने 12 लाख वर्ग फुट का यह आंकड़ा संयोग से नहीं लिया है। यह अमेरिका के प्रमुख चिकित्सा केंद्रों में से एक एनवायू लैंगोन अस्पताल का क्षेत्रफल है। इसके सभी 6 अस्पताल, टिश अस्पताल, किमेल पैवेलियन, एनवायू लैंगोन ऑर्थोपेडिक अस्पताल, हैजनफेल्ड चिल्ड्रंस अस्पताल, एनवायू लैंगोन अस्पताल, ब्रुकलिन और एनवायू लैंगोन अस्पताल, लॉन्ग आइलैंड हैं। लेकिन यह कहा जा सकता है कि देश की सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए इस तरह के खर्च पूरी तरह से उचित हैं। कोई शायद इस बात से सहमत हो सकता है। हालांकि विमान वाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप वास्तव में सैन्य संघर्ष की स्थिति में उन्हें सौंपे गए सभी कार्यों को पूरा करते हैं और तब भी करेंगे। 2005 में अमेरिकी सेना ने विमान वाहक पोत यूएसएस अमेरिका CV-66, जिसे पहली बार 1966 में लॉन्च किया गया था, की मजबूती का परीक्षण करने के लिए एक विशेष अभ्यास किया। जहाज पर बार बार बमबारी, टॉर्पीडो और क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। आखिरकार 4 हफ्तों बाद यह विशालकाय जहाज अपनी क्षति के कारण डूब गया। जहाज की उत्तरजीविता पर प्राप्त आंकड़ों का उपयोग विमानवाहक पोतों की एक नई पीढ़ी के निर्माण में किया गया। इससे टैलबॉट मैनुअल, जो इस विमानवाहक पोत के प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे, यह घोषणा करने में सक्षम हुए कि किसी विमानवाहक पोत का तत्काल विनाश केवल परमाणु हमले से ही संभव है। लेकिन परमाणु हमला एक तीसरा विश्व युद्ध है जिसमें कोई विजेता नहीं होगा। यह बात सबको पता है। एंड बाइडेन, पुतिन, शी जिनपिंग भी। इसलिए एक ऐसा टकराव बहुत मुमकिन है जिसमें दोनों पक्ष सबसे गर्म दौर में भी लाल बटन नहीं दबाएंगे। तो क्या किसी विमानवाहक पोत को पारंपरिक हथियारों से डुबोया जा सकता है? यह सब सापेक्ष है। 1941 में पर्ल हार्बर त्रासदी से लगभग 9 दिन पहले अमेरिकी मीडिया में युद्धपोत एरिजोना के बारे में कई लेख छपे थे, जिनमें उसकी आसमानी शक्ति का बखान किया गया था। यह स्पष्ट है कि उस समय तक किसी ने भी हवा से युद्धपोत नहीं डुबोए थे। फिर भी जापानी विमानों के हमले के दौरान एरिजोना पर 4 बम गिरे और वह डूब गया और आज भी एक स्मारक के रूप में पानी के नीचे मौजूद है। बेशक एरिजोना की तुलना सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर गेरोल्ड फोर्ड से नहीं की जा सकती। अगर हम हवाई हमले के साधनों, पनडुब्बियों और सतही जहाजों के खिलाफ हथियारों की क्षमताओं की बात करें, तो हवाई हमला समूह की सेनाएं 220 से 400 मील की गहरी रक्षा गहराई बनाती हैं। वायु रक्षा साधनों की युद्धक क्षमताओं के पूर्ण उपयोग के लिए यह परिकल्पना की गई है कि उन्हें मुख्यतः मिसाइल प्रवण दिशा के संबंध में क्षेत्रों में व्यवस्थित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 3 वायु रक्षा क्षेत्र बनाए जा रहे हैं: लंबी दूरी, मध्यम दूरी और छोटी दूरी। लंबी दूरी के क्षेत्र के बलों और साधनों को हवाई हमले के साधनों का समय पर पता लगाना, जहाज रोधी मिसाइलों से लैस विमानों को उनके प्रक्षेपण से पहले ही नष्ट करना, ऑटोही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और मार्गदर्शन विमानों को नष्ट करके दुश्मन के हवाई हमलों को रोकना सुनिश्चित करना होगा। लंबी दूरी के क्षेत्र में लंबी दूरी के रडार डिटेक्शन विमान, रडार निगरानी जहाज, लड़ाकू वायु गश्ती लड़ाकू विमान और मिसाइल रोधी अवरोधक जहाजों की मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मध्य वायु रक्षा क्षेत्र को परिसर के मुख्य बलों पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलों और विमानों को नष्ट करना सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें कम दूरी के जहाज एंड हेलीकॉप्टर, प्राउलर इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान, विमान रोधी मिसाइलों का उपयोग करने वाले मिसाइल रोधी अवरोधक जहाज, मुख्य बल के जहाजों के इलेक्ट्रॉनिक युद्धक उपकरण और मिसाइल रोधी अवरोधक शामिल हैं। निकट वायु रक्षा क्षेत्र में व्यक्तिगत जहाज की सुरक्षा के लिए विमान रोधी आत्मरक्षा, मारक क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। विमान वाहक पोत कम से कम एक यूएसएस क्रूजर द्वारा सीधे कवर किया जाता है। हवाई हमलों की प्रभावशीलता को कम करने के लिए परिसर की मुख्य सेनाएं बिखरे हुए क्रम में काम करती हैं। 2 या 3 सामरिक समूह और झूठे आदेश बनाए जाते हैं जो विमुखीकरण विशेषताओं के मामले में समान होते हैं। ड्यूटी मोड में वाहक समूह का हवाई कवर 2 F-18 हॉर्नेट और एक होक्केई लंबी दूरी के रडार डिटेक्शन विमान से युक्त एक समूह द्वारा किया जाता है, जो आदेश के केंद्र से 60 मील की दूरी पर स्थित होते हैं। यदि किसी दुश्मन का पता चलता है तो लड़ाकू विमानों की एक और जोड़ी तुरंत हवा में उड़ जाती है एंड पहले वाले के साथ वे वाहक से 180 या 200 मील दूर दुश्मन की ओर बढ़ते हैं। समूह बमबारी खतरे की दिशा के लंबवत होती है। होक्केई रेडियो इलेक्ट्रॉनिक विकिरण द्वारा लक्ष्य की सटीक दिशा निर्धारित करता है और दुश्मन की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। इस संकेत पर हवाई खतरे को रोकने के लिए विमान वाहक पोत से अन्य लड़ाकू विमान प्रक्षेपित किए जाते हैं। वायु रक्षा बलों को एजिस कॉम्बैट इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह प्रणाली जहाजों की सामूहिक सुरक्षा प्रदान करती है।
जिससे वे बैलिस्टिक मिसाइलों सहित लगभग सभी आधुनिक हवाई हमलों को रोक सकते हैं। एजिस प्रणाली एक साथ 250 से 300 लक्ष्यों का पता लगाती है और उनकी रक्षा करती है तथा उनमें से सबसे खतरनाक पर 18 तक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तैनात कर सकती है। डेक आधारित लड़ाकू विमानों और लंबी दूरी के रडार डिटेक्शन विमानों का इस्तेमाल भी हमले को विफल करने में किया जा सकता है। लक्ष्यों पर हमला करने का निर्णय स्वचालित रूप से लिया जा सकता है। स्टैंडर्ड 2 SM-2 और अधिक आधुनिक स्टैंडर्ड 3 SM-3 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का इस्तेमाल पराजय के साधन के रूप में किया जाता है। विमानवाहक पोत समुद्र से होने वाले हमलों से भी सुरक्षित है। विमानवाहक पोत के मुख्य पनडुब्बी रोधी रक्षा उपकरण S-3A वाइकिंग पनडुब्बी रोधी विमान है। ये विमानवाहक पोत से 185 किमी की दूरी तक गश्त करते हैं और समूह के केंद्र से दुश्मन की संभावित उपस्थिति की दिशा में शटल उड़ानें भरते हैं। समूह के केंद्र तक प्रत्येक विमान के पहुंचने के बीच 1-2 घंटे का अंतराल होना चाहिए। प्रत्येक विमान अपने क्षेत्र में खोज करता है। S-3A विमान गहराई वाले बमों, टॉर्पीडो, बारूदी सुरंगों और 2 हार्पून एंटीशिप मिसाइलों से लैस होते हैं। पनडुब्बी का पता लगाने का मुख्य साधन रेडियो हाइड्रोकॉस्टिक बॉय हैं, जिन्हें हवाई जहाज प्रति घंटे 6-8 टुकड़ों की मात्रा में गिराता है। जेजेबेल प्रणाली निष्क्रिय ANSSQ-41B दिशात्मक रेडियो हाइड्रोकॉस्टिक बॉय का उपयोग करती है। यह प्रणाली 12 मील तक की दूरी पर पनडुब्बियों का पता लगा सकती है। जूली प्रणाली विस्फोटक ध्वनि स्रोतों का उपयोग करती है। यदि कोई पनडुब्बी विस्फोट के ध्वनि प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उससे परावर्तित संकेत बुआ तक जाएगा और वहां से हवाई जहाज पर ऑपरेटर तक। जूली प्रणाली 5 मील तक की दूरी पर कम शोर वाली पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है। तेज समुद्री लहरों वाले व्यस्त शिपिंग क्षेत्रों में तेज ध्वनिक हस्तक्षेप की स्थिति में और भी प्रणालियां काम करती हैं। चुंबकीय डिटेक्टर भी उपलब्ध हैं। ANSSQ-28 पनडुब्बी का पता लगाने के प्रमुख गैर ध्वनिक साधनों में से एक है। ये पनडुब्बी के लौह चुंबकीय द्रव्यमान द्वारा उत्पन्न चुंबकीय विसंगति को दर्ज करने के सिद्धांत पर काम करते हैं। एक चुंबकीय संसूचक की पनडुब्बी पहचान सीमा 2-300 फीट होती है। ANES-36 इंफ्रारेड स्टेशन पनडुब्बी का पता उसके पतवार और कील ट्रैक के ऊष्मीय विकिरण से लगा सकता है। पनडुब्बी के कील ट्रैक द्वारा उसकी पहचान की सीमा 12 मील तक होती है। AN/APS-16B रडार स्टेशन 10 मील तक की दूरी पर रिसेप्शन पर काम कर रहे पेरिस्कोप या एंटीना के नीचे पनडुब्बियों का पता लगा सकता है। AN-LQ-78 रेडियो टोही स्टेशन 370 मील तक की दूरी पर रेडियो प्रसारण करने वाली पनडुब्बी का पता लगा सकता है। समुद्री रक्षा में पनडुब्बियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये मार्चिंग ऑर्डर के केंद्र से 45-100 मील की दूरी तक आगे बढ़ती हैं और 60 मील दूर तक दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगा सकती हैं। सबरॉक टॉर्पीडो मिसाइलों और होमिंग टॉर्पीडो का इस्तेमाल दुश्मन की पनडुब्बियों पर हमला करने के लिए किया जाता है। निकट सुरक्षा बलों में हेलीकॉप्टर और सतही जहाज शामिल हैं। इनका मुख्य कार्य दुश्मन की पनडुब्बियों द्वारा किए जाने वाले टॉर्पीडो हमलों को रोकना है। निकट सुरक्षा पनडुब्बियों की पहचान सीमा आदेश के केंद्र से 45 मील तक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विमानवाहक पोत के करीब पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस पर हल्के जापानी पिस्टन विमान नाकाजिमा की 43 हायाबुसा और नाकाजिमा की 27 से नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा शक्तिशाली हथियारों से हमला होगा। इस अमेरिकी ताकत का मुकाबला कौन करेगा? चीन और रूस संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं और यह कोई रहस्य नहीं है। विमानवाहक पोतों के खिलाफ उनके पास कौन से हथियार हैं? शुरुआत करते हैं चीन से। इस देश के पास अमेरिकी विमानवाहक पोतों को नष्ट करने के लिए हथियारों का विशाल भंडार है। उदाहरण के लिए डोंगफेंग 21D एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलों वाले लॉन्चर। डोंगफेंग 21D दुनिया की पहली और एकमात्र एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल और पहली हथियार प्रणाली है जो जमीनी मोबाइल लॉन्चरों का उपयोग करके लंबी दूरी पर गतिशील विमानवाहक पोतों पर हमला करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 1100 मील है। डोंगफेंग 21D के युद्धाभ्यास वॉरहेड्स को विभिन्न प्रकार की मार्गदर्शन प्रणालियों से सुसज्जित किया जा सकता है। ऐसी मिसाइलों का परीक्षण 2005-2006 में किया जा सकता था। जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए लक्ष्य मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु चीन ने उपग्रहों की एक श्रृंखला प्रक्षेपित की है। याओगान 7 एक ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक उपग्रह, याओगान 8 एक एपर्चर संश्लेषण रडार उपग्रह और याओगान 9 3 समुद्री इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपग्रहों की एक श्रृंखला। अमेरिकी नौसेना के कैप्टन हेनरी जे हेंड्रिक्स ने अनुमान लगाया है कि चीन एक अमेरिकी विमानवाहक पोत की कीमत में AS-227 डोंगफेंग 21D जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है। किसी विमानवाहक पोत पर घातक हमला करने के लिए ऐसी कितनी मिसाइलों की जरूरत होगी? मैक 2 से मैक 5 की गति से पर्याप्त संख्या में उड़ती ऐसी मिसाइलों का एक विशाल समूह किसी भी विमानवाहक पोत की वायु रक्षा प्रणाली को आसानी से भेद सकता है। बेशक
एक मिसाइल इतने बड़े और इतने ज्यादा जीवित रहने वाले जहाज को नहीं डुबो पाएगी। लेकिन किसने कहा कि सिर्फ एक ही मिसाइल होगी? एंड दूरी के बारे में, एक विमान वाहक पोत का मुख्य हथियार विमान होता है। मौजूदा F-18E सुपर हॉर्नेट की मारक क्षमता 390 से 450 समुद्री मील के बीच है। F-35 स्ट्राइक फाइटर की युद्ध क्षमता 130 समुद्री मील होगी। इसमें वह अतिरिक्त आउटबोर्ड टैंक नहीं होगा जो विमानों की अन्य क्षमताओं को काफी कम कर देता है। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी का अनुमान है कि DF-21D एंटीशिप मिसाइल की मारक क्षमता 100 मील है, जबकि कुछ का अनुमान है कि यह सीमा इससे भी अधिक होगी। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि इन संख्याओं के लिए विमानवाहक पोत के हमलावर समूहों को उनकी सीमा से काफी दूर तैनात करना होगा, यह तुरंत ही वाहक पोत और उसके हथियारों के प्रभावी उपयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। नौसेना युद्ध महाविद्यालय के पूर्व डीन रॉबर्ट रूबेल ने कहा, यदि वाहक पोत दुश्मन की नौसेनाओं पर सफलतापूर्वक हमला नहीं कर सकता तो सफल वाहक रक्षा का कोई फायदा नहीं है। सैन्य विश्लेषक रॉबर्ट हैडॉक भी उनकी बात से सहमत हैं। इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं नौसैनिक हमलावर लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन, जो दर्जनों लंबी दूरी की तेज रफ्तार वाली एंटीशिप क्रूज मिसाइलें दागने में सक्षम हैं, जो सबसे आधुनिक नौसैनिक सुरक्षा को भी ध्वस्त कर सकती हैं। या फिर उदाहरण के लिए चीन द्वारा अपनी मिसाइल नौकाओं का इस्तेमाल। इनकी संख्या लगभग 100 है, जिनमें से ज्यादातर हुबेई श्रेणी की हैं। प्रत्येक मिसाइल में 160 मील की मारक क्षमता वाली 8 क्रूज मिसाइलें होती हैं, यानी एक बार में कुल 600-700 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। अब रूस अमेरिका का क्या विरोध कर सकता है? रूस का जिक्र आते ही सबसे पहले ग्रेनाइट एंटीशिप क्रूज मिसाइल और जिरकोन हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का ख्याल आता है। ग्रेनाइट एंटीशिप मिसाइल या नाटो कोडिफिकेशन के अनुसार SSN-19 शिपव्रेग अभी भी एक सोवियत सुपरसोनिक लंबी दूरी की एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, जिसे विमान वाहक पोतों सहित शक्तिशाली जहाज समूहों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे 40 साल पहले जुलाई 1983 में सेवा में अपनाया गया था। ऊंचाई पर इसकी गति मैक 2.5, जमीन के पास मैक 1.5 और सीमा 400 मील है। वॉरहेड का वजन 6600 पाउंड है। इसके वाहक प्रोजेक्ट 949A के 6 एंटी टाइप परमाणु पनडुब्बी क्रूजर हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 24 ग्रेनाइट है। प्रोजेक्ट 1144 के भारी परमाणु ऊर्जा चालित परमाणु मिसाइल क्रूजर एगोर किरोव, एडमिरल लाजरेव, एडमिरल नकीमोव और पीटर द ग्रेट, जिनमें से प्रत्येक का वजन 20 ग्रेनाइट है। सोवियत संघ के बेड़े के एडमिरल कुजनेत्सोव परियोजना Il-43 12 ग्रेनाइट्स का भारी विमान वाहक क्रूजर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मिसाइल की रेंज इसके वाहकों को विमान वाहक विमानन की सीमा से बाहर नहीं जाने देती। लेकिन दूसरी ओर, जैसा कि हमने पहले कहा, विमान वाहक समूह की प्रणालियां 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित किसी भी पनडुब्बी का पता लगाने में सक्षम हैं। इसलिए रूसी पनडुब्बियों के पास विमान वाहक पोत पर अपना पूरा गोला बारूद दागने का समय हो सकता है, और ये 24 ग्रेनाइट मिसाइलें हैं। लेकिन जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, जिन्हें हाल ही में सेवा में शामिल किया गया है। 1000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता, वॉरहेड का वजन 650-900 पाउंड, गति मैक 9। रूसी सरकार सोवियत मिसाइल ग्रेनेड को इस मिसाइल से बदलने की योजना बना रही है। रूसी सेना ने एक अमेरिकी विमानवाहक पोत पर ग्रेनेड से हमले का अनुकरण किया है। गणनाओं से पता चलता है कि 1-2 हमलों से विमानवाहक पोत कुछ ही घंटों में पूरी तरह से परिचालन क्षमता में आ जाएगा। कैटापोल्ट्स एंड एयर फिनिशर्स काम कर रहे हैं, हालांकि सभी नहीं। ग्रेनाइट के 3-5 हिट विमान वाहक आंशिक लड़ाकू क्षमता हासिल करने में सक्षम होगा, और आधार पर गंभीर मरम्मत की आवश्यकता होगी। आधे से अधिक एयरविंग चला गया है। ग्रेनाइट के 6-8 हिट विमान वाहक पूरी तरह से अपनी लड़ाकू क्षमता को बहाल करने की क्षमता खो देता है। अधिकतम संभव केवल हेलीकॉप्टरों का उपयोग करें। जहाज को बहुत लंबे ओवरहॉल की आवश्यकता है, जो कई महीनों या वर्षों तक चल सकता है, और जहाज संघर्ष के अंत तक वापस नहीं आ पाएगा, अर्थात वर्तमान संघर्ष में इसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। 919 ग्रेनाइट के हमलों से वाहक इतना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है कि इसकी मरम्मत और पुनर्निर्माण की व्यवहार्यता पर संदेह है। ग्रेनाइट के 2024 वॉर यानी प्रोजेक्ट 949A की एंटी टाइप पनडुब्बियों या ऑरलान टाइप के भारी क्रूजरों की एक पूरी बौछार वाहक को एक जले हुए मलबे में बदल देती है। और टॉर्पीडो का क्या? यह ज्ञात है कि रूस के पास एक अनोखा टॉर्पीडो शिकवाल है, जिसकी गति 200 मील प्रति घंटा है, लेकिन इसकी मारक क्षमता केवल 8 मील है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से एक पनडुब्बी इस दूरी के करीब पहुंच सकती है। टॉर्पीडो रोधी सुरक्षा 20 फीट मोटी है, जो 660 पाउंड के वॉरहेड वाले मानक 21 इंच के टॉर्पीडो के संपर्क विस्फोट को झेलने में सक्षम है। यह सुरक्षा तथाकथित अमेरिकी त्रिकक्षीय योजना के अनुसार बनाई गई है, जिसमें बाहरी आवरण पर एक विस्तार कक्ष,
उसके बाद एक अवशोषण कक्ष, ये विमानन ईंधन वाले टैंक हैं, और अंत में मुख्य जलरोधी बल्कहेड के सामने एक विस्तार कक्ष है। पूरे जहाज में एक दोहरे तल और एक प्रबलित कील द्वारा तली से होने वाले विस्फोट से सुरक्षा प्रदान की जाती है। पतवार को 23 अनुप्रस्थ और 4 अनुदैर्ध्य बल्कहेड द्वारा जलरोधी डिब्बों की एक श्रृंखला में विभाजित किया गया है, जो युद्ध में गंभीर क्षति की स्थिति में जहाज की अडूबने की क्षमता सुनिश्चित करता है। इतने विशालकाय जहाज को डुबोने के लिए 21 इंच कैलिबर के कम से कम 10 टॉर्पीडो की आवश्यकता होगी। जैसा कि हम देख सकते हैं, चीन और रूस दोनों सैद्धांतिक रूप से अमेरिकी विमानवाहक पोतों को नष्ट कर सकते हैं। तो फिर अमेरिका इनके निर्माण और संचालन में भारी मात्रा में धन क्यों लगाता है? इसके कई कारण हैं। पहला, विमानवाहक पोत अभी भी शक्ति प्रदर्शन का एक प्रभावी माध्यम बने हुए हैं। हाँ, इन्हें नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के निर्माण और रखरखाव की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, चीन के पास एक विमानवाहक पोत के हमलावर समूह पर लगभग 600 मिसाइलें दागने की अच्छी संभावना है, जो चीन के कुल मिसाइल हथियारों का 74% है। हालांकि इससे चीनी सेना के लिए दुविधा पैदा हो जाएगी। अमेरिकी विमानवाहक पोत को कुछ हफ्तों के लिए निष्क्रिय करने के लिए मिसाइलों के अधिकांश भंडार को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह डूबने की कोई गारंटी नहीं है। और आगे क्या करना है? अन्य लड़ाइयों के लिए कोई मिसाइल हथियार नहीं बचेगा। इसलिए विमानवाहक पोत एक घातक हथियार बने हुए हैं, जो महत्वपूर्ण दुश्मन ताकतों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक और बात यह है कि हमारी राय में अमेरिका को 10 विमानवाहक पोत समूहों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, जो भारी मात्रा में वित्तीय और उत्पादन बलों को निगल जाते हैं। अमेरिका के कई विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी नौसेना की सबसे कमजोरी यह है कि बेड़ा नए हथियार खरीदने पर नहीं, बल्कि पुराने हथियारों के रखरखाव पर पैसा खर्च करता है, और यह एक अंतहीन रास्ता है। यह संयोग नहीं है कि अमेरिका में विमानवाहक पोतों की संख्या कम करने की आवाजें लगातार उठ रही हैं। सबसे ज्यादा बार 4 का जिक्र किया गया है। इस तरह कई विमानवाहक पोतों को बंद कर दिया जाएगा। आइए संक्षेप में बताते हैं। हाइपरसोनिक हथियारों के उभरने के बावजूद विमानवाहक पोत एक दुर्जेय शक्ति बने हुए हैं, जिससे विरोधियों को उनका मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन जुटाने पड़ रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका के लिए 11 विमानवाहक पोत रखना न तो संभव है और न ही उचित। उन्नत हथियारों, उन्हीं हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास के लिए धन मुक्त करने हेतु उनकी संख्या कम की जानी चाहिए, जिनमें अमेरिका अभी भी रूस और चीन से पीछे है। विमानवाहक पोतों के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे अपनी टिप्पणियां लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारी मेहनत के इनाम के तौर पर हमें थम्स अप जरूर दें। साथ ही कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे आधुनिक हथियारों के बारे में और भी कई दिलचस्प वीडियो आने वाले हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।